नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं शॉक थेरेपी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉक थेरेपी आखिर राजनीति विज्ञान में इसका क्या संदर्भ है। देखिए, शॉक थेरेपी का उपयोग आप मेडिकल जो साइंस है यानी कि चिकित्सा विज्ञान उसमें उपयोग करते हैं मनोरोगियों के इलाज के लिए। वहाँ पर क्या होता है कि जो मनोरोगी होते हैं उनको बिजली का करंट देकर उनको उपचार किया जाता है, उनको बिजली के करंट या से झटके देकर उनका इलाज किया जाता है, उनको स्वस्थ करने की कोशिश की जाती है। बट यहाँ पर भी क्या होता है कि हम एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाने के लिए अचानक जो बदलाव करते हैं, अचानक जो परिवर्तन लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था, वो सोवियत संघ का जब पतन हुआ, उस पतन के पश्चात क्या हुआ कि जो पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वो एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के एक कष्टप्रद संक्रमण की ओर होकर गुजरे, जिसमें क्या हुआ कि जो रूस है और उसके मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, उसमें जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो पूंजीवादी संक्रमण की ओर गुजरे। उसके लिए एक विशेष मॉडल को अपनाया गया जिसे कहा गया शॉक थेरेपी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल था, जिसका उपयोग किया गया आघात पहुंचाकर उपचार करने के लिए। यानी कि ये माना गया कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। इसका अगर हम सामान्य अर्थ समझें तो इसका मतलब होता आघात पहुंचाकर उपचार करना। उपचार करना। देखिए, मेडिकल साइंस में तो ठीक है कि आपने चोट पहुंचाई और यानी कहने का मतलब आप मेडिकल शॉक देते हैं, यानी कि आप ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। जो मनोरोगी हैं उनको बिजली के झटके देकर, करंट देकर आप क्या कर रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे देखिए अभी तक सोवियत संघ में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया था, समाजवादी व्यवस्था थी, समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था थी। यहाँ पे समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था से हमें क्या करना था, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाना था। क्योंकि अब कौन सा मॉडल लाया गया था समाजवाद की जगह पे, पूंजीवाद को। इस पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। पूंजीवादी व्यवस्था में हमें क्या करना था, जो सोवियत संघ के गणराज्य थे उनको किस में ढालना था, इस समाजवादी व्यवस्था से कहां लेकर आना था, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर उनको लेकर आना था। और ऐसी स्थिति में ये जो समाजवादी स्ट्रक्चर है, जब इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा तब ये कहां की ओर आएगी, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर। तो इसकी चोट कहां पर हुई, इसकी चोट हुई कहां पर लगाई गई, समाजवादी व्यवस्था की संस्थाओं को, उसके बुनियादी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए। क्योंकि यहां पर क्या था, देखिए यहां पर अभी तक राज्य के नियंत्रण में सारी संपदाएं थी, यहां पर राज्य के नियंत्रण में निजी संपदा थी, यहां पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था को बंद किया गया था। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। शॉक थेरेपी के माध्यम से आपने क्या किया कि अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, अर्थव्यवस्था में खुलापन लेकर आया गया, मुक्त व्यापार बाजार व्यवस्था को अपनाया गया, मुक्त प्रतिस्पर्धा को यहाँ पर बाजार में अपनाया गया, यहाँ पर जो है निजी संपत्ति को लाया गया, राज्य के स्वामित्व, जो राज्य की जो संपत्ति थी और उसका निजीकरण किया गया, व्यापारिक जो है स्वामित्व जो है उसमें क्या किया गया, राज्य का जो व्यापारिक स्वामित्व था उसको अपनाया गया। इसके साथ मुद्रा की जो परिवर्तनशीलता थी उसको अपनाया गया, मुक्त व्यापार को अपनाया आपने। तो ये सारे यहाँ पे बदलाव शॉक थेरेपी के अंतर्गत किए गए। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर अचानक परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। यानी कि क्या हुआ, अचानक हम परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। अचानक परिवर्तन, किसी भी व्यवस्था में जब हम अचानक परिवर्तन लाते हैं तो यहाँ पे एक प्रकार का शॉक दे रहे हैं, उसको अचंभित कर रहे हैं इस व्यवस्था को। इसकी कोई कल्पना नहीं की थी सोवियत संघ के जो रूस के नागरिक थे, उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो चुका था। उसके बाद रूस में शॉक थेरेपी लेकर आई गई, लेकिन उनके नागरिकों ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतने अचानक परिवर्तन राजनीतिक और आर्थिक रूप में किए जाएंगे। तो ये शॉक थेरेपी के माध्यम से
किए गए। तो शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसके अंतर्गत हम एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में, यानी कि समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ अचानक गए। इसमें अचानक परिवर्तन करके पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये किसके द्वारा निर्देशित मॉडल था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल था, जिसमें हम कहां से कहां की ओर गए? समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसका मतलब कुल मिलाकर आपने ये बताना है कि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जब हम अचानक परिवर्तन करते हैं, ठीक है, दूसरी व्यवस्था को लेकर आने के लिए हम एक अचानक जब परिवर्तन करते हैं, तो वही स्थिति जो है शॉक थेरेपी कहलाती है। वो थेरेपी कौन सी है? शॉक थेरेपी है, जिसमें आघात पहुंचाकर उपचार किया जाता है। ये तो आप मेडिकल टर्म में यूज करते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया था? यहाँ पे आपके पूर्व जो सोवियत गणराज्य थे, वो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था से कहाँ की ओर आ गए? आपकी पूंजीवादी व्यवस्था की। तो यहाँ अचानक परिवर्तन किया गया, और ये जो मॉडल था किसने अपनाया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनाया था, जिसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके बाद हम इसके परिणाम को डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताओं के बारे में। आखिर शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं हैं? ये तो मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि शॉक थेरेपी क्या है। दरअसल शॉक थेरेपी एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाने के लिए अचानक किए गए परिवर्तन, एक प्रकार का क्या है? अचानक जो परिवर्तन होता है एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाने के लिए। जैसे हमने जो पूर्व सोवियत गणराज्य थे, रूस में हमने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो समाजवादी ढांचा था, साम्यवादी ढांचा थे, वहाँ से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाने के लिए पूंजीवाद को जब अपनाया गया, पूंजीवादी व्यवस्था को जब अपनाया गया, तो पुराने ढांचे को ख़त्म करना था, पुराने ढांचे को पूरी तरीके से हटाना था, और वहाँ से उस व्यवस्था में जाने के लिए जो अचानक से परिवर्तन किए गए, वही क्या था? शॉक थेरेपी। आपने देखा ना कि जो पूर्व सोवियत गणराज्य थे, वो एक सत्तावादी समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे ना ये, तो पूरी की पूरी व्यवस्था बदल रही है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं कि वो फीचर्स क्या हैं, वो इसकी विशेषताएं क्या हैं। पहली चीज़ आप समझिए कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होता है। तो आप पहला ही शब्द समझ रहे होंगे कि मिल्कियत क्या शब्द है। देखिए, मिल्कियत का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जिस पर सिर्फ आपका स्वामित्व है, नियमानुसार आपका स्वामित्व है। तो आप मान लो कोई विद्यालय, अब पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत तो आप कोई विद्यालय आप स्थापित कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल स्थापित कर सकते हैं, कोई निजी फार्म विकसित कर सकते हैं, निजी खेती कर सकते हैं, कोई नया उद्योग लगा सकते हैं। तो वहाँ पर वो जो संपत्ति है उसका नियमानुसार आपका ही स्वामित्व है। जबकि पहले की व्यवस्था में, जो समाजवादी व्यवस्था थी, वहाँ पर मिल्कियत का जो प्रमुख रूप था वो राज्य का स्वामित्व होता था। तो ये विशेषता है इसकी, जहाँ पर जो मिल्कियत का स्वरूप है वो निजी स्वामित्व है। राज्य की संपदा का निजीकरण, इसके अंतर्गत निजीकरण का मतलब है कि उसमें व्यक्ति को छूट दी जाती है राज्य की संपदा के इस्तेमाल के लिए। जैसे राज्य की जो संपदा है उसका निजीकरण किया जाता है। निजीकरण करने का मतलब राज्य की जो संपदा है उसको दूसरों के हाथ में दिया जाएगा। कहने का मतलब है वो किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती, वो उसका स्वतंत्र होकर काम कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है, उसको उपयोग में लेकर आ सकता है। तो राज्य की संपदा को बेचा जाता है। सामूहिक निजी फार्म, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, जो फार्म होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सामूहिक नहीं होता है। जो फार्म होते हैं वो किस में चले जाते हैं? निजी फार्म, सामूहिक निजी फार्म। यानी कि यहाँ पर जो फार्म होते हैं उन फार्मों को, जैसे आप कोई मान लीजिए गोट फार्मिंग करते हैं आप मान लीजिए, और पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो वो जो फार्म हो राज्य के नियंत्रण में थे, अब वो किसके हाथ में चले गए? वो आपके व्यक्तिगत रूप से आपके हाथ में हैं। अब वो कोई निजी व्यक्ति के हाथ में जा चुके हैं। वो निजी व्यक्ति उनको अपने हिसाब से उनका नियंत्रण, प्रबंधन और वितरण कर सकता है। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, यहाँ पे क्या होता है कि फ्री ट्रेड को अपनाया जाता है। यानी कि बाजार में आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पूरी तरीके से आप छूट देते हैं। तो होता क्या है कि बाजार के अनुसार चीज़ें तय हो जाती हैं, बाजार में कंपटीशन होता है। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, समझ में आ रही बात? कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता, जैसे मान लीजिए अब अमेरिका का डॉलर है तो भारत में आएगा
तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर चीन का युआन है तो वो भारत में आएगा तो फिर वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से रूस की मुद्रा है वो रूबल, वो भारत में आएगी तो उसमें रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, आपस में परिवर्तनशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। दैट इज अनदर इसकी करेक्टर्स हैं शॉक थेरेपी की। इसके बाद पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। देखिए पश्चिम के जो देश थे दरअसल उन्होंने अपने यहाँ निजीकरण को अपनाया था, उन्होंने अपने यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था, है ना, लोकतंत्र को अपनाया हुआ था। तो इस तरीके से देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनके साथ जोड़ा। पश्चिमी यूरोप में कौन था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, तो ये सारे जो जर्मनी है, ये सारे जो देश हैं इनके साथ जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, दैट इज द प्राइम गोल ऑफ शॉक थेरेपी। तो ये सारी फीचर्स थे शॉक थेरेपी की। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के परिणामों के बारे में, आखिर क्या इम्पैक्ट रहा पूरे रूस में जो हमारी शॉक थेरेपी थी उसका इम्पैक्ट क्या रहा। चलिए अब बात करते हैं कि जो शॉक थेरेपी थी उस शॉक थेरेपी के क्या रिजल्ट निकल कर आए। इससे पहले हमने शॉक थेरेपी की विशेषताएं देखी हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो फर्क पड़ा वो था कि जो रूस की अर्थव्यवस्था थी उसका तहस नहस होना। देखिए रूस की जो अर्थव्यवस्था थी अभी तक आपने देखा बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही रूस की अर्थव्यवस्था को खोला गया शॉक थेरेपी के कारण, तो उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य नियंत्रित, जो उसका औद्योगिक जो ढांचा था वो पूरी तरीके से चरमरा उठा। इस वजह से हमने देखा कि जो 90% जो उसके उद्योग थे उनको औने पाने दामों में दे दिया गया। यानी कि कुल मिला के अगर हम ये देखें कि जो राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण की नीति थी वो उसके हिसाब से उद्योग नहीं बेचे गए, बल्कि बाजार की ताकतों के अनुरूप उसके उद्योगों को बेचा जाने लगा। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया, क्योंकि यहाँ पर उद्योग औने पौने दाम पर दे दिए गए। हालांकि रूस के जो नागरिक थे उनको जो ये उद्योग थे इनको खरीदने के लिए अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने जो अधिकार पत्र थे उनको कालाबाजारियों के हाथ बेच दिया, क्योंकि उनको धन की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था थी रूस की वो बहुत कमज़ोर हो गई। बहुत सारे जो उसके उद्योग थे बहुत कम कीमत पर जो है उनको बेचने पड़े। ये सारे अचानक बदलाव किए गए जो शॉक थेरेपी के थे, उसके जो रिजल्ट्स थे उसके रूप में सामने उभर कर रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आना, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने देखा कि जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें बहुत भारी गिरावट आई, और इसके कारण क्या हुआ कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और लोगों की जो जेबें थी, मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या हुआ कि रुपए में तो गिरावट आई, लेकिन वस्तुओं के दाम में बेतहासा बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों की जेबें खाली होती रहीं। और ये भी शॉक थेरेपी का एक रिजल्ट था जो रूस की मुद्रा के गिरावट के रूप में सामने आया। फिर हमने देखा खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। हमने देखा कि अभी तक क्या होता था कि यहाँ पे सामूहिक कृषि का जो तरीका था वो अब बदल दिया गया, यानी कि सामूहिक जो खेती की जाती थी यानी कि उसको अब निजी खेती के रूप में बदल दिया गया। तो इसकी वजह से जो सुरक्षा नीति थी, खाद्यान्न की जो सुरक्षा नीति थी, धीरे धीरे वो कमज़ोर होती हुई चली गई। इसके कारण हमने देखा कि रूस को बाहर से आयात करके खाद्यान्न अपने देश के अंदर लाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लोगों को जो है पर्याप्त जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके बाद हमने देखा समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था का नष्ट किया जाना। देखिए समाज कल्याण की समाजवादी, देखिए रूस जो है जब सोवियत गणराज्य का हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था, तो हमने देखा था वहाँ पे कि जो समाजवादी व्यवस्था थी उसके तहत क्या होता था कि यहाँ पर जो सरकारें थी वो उनके लिए रियायतें उपलब्ध कराती थी, जिसकी वजह से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनके वजह से जो गरीब लोग थे उनको काफ़ी फ़ायदा होता था। लेकिन हमने देखा जैसे ही शॉक थेरेपी को अपनाया गया सोवियत रूस में, वैसे ही समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। समाजवादी जो व्यवस्था थी, समाजवादी का मतलब विकास का आधार समाज, जहाँ पे विकास का आधार समाज था अब वहाँ पर निजी व्यक्ति होता जा रहा था।
इस वजह से क्या हो रहा था कि जो रियायतें थी लोगों की वो छिनती चली गई, और जब रियायतें लोगों की उनसे छिनती चली गई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन होते चले गए, गरीब होते चले गए। तो ये अनदर इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद आर्थिक असमानताओं का जन्म। देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप देख रहे हैं कि रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, मुद्रास्फीति बढ़ी, तो धीरे 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 क्या हुआ कि और निजीकरण को लेकर आया गया, निजीकरण को लाया गया, तो उससे क्या हुआ कि जो पैसा था वो कुछ लोगों तक सीमित कर रह गया और कुछ लोग गरीब होते चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्थिक विषमता धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं देना। शॉक थेरेपी जब लेके आई गई रूस में, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, आर्थिक नीतियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दिया गया। लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक क्षेत्र थे उनको उतना मजबूत नहीं किया गया। जैसे कि जो रूस में क्या किया गया, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को बना दिया गया और सारी शक्तियां जो है कार्यपालिका के प्रमुख के हाथों में चली गई, केंद्रित होती चली गई, और यहाँ पर जो संसद का स्वरूप था वो कमजोर होता चला गया। ये अनदर इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद अगर हम देखें शासकों का सत्तावादी स्वरूप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान में आप चले जाइए और तजाकिस्तान में आप चले जाइए, तो यहाँ पे शासकों ने क्या किया, अपने आप को खुद, यानी कि यहाँ पे शासकों ने स्वयं को 10 वर्षों के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया और उन्होंने उनको असहमति का और जो आलोचना का कोई अधिकार उनको लोगों को नहीं दिया। इस तरीके से हमने देखा शासकों का स्वरूप सत्तावादी होता चला गया। इसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्रता भी नहीं दी गई। ये शॉक थेरेपी का अनदर परिणाम था। तो इस तरीके से हमने शॉक थेरेपी के बारे में जाना कि शॉक थेरेपी क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके क्या परिणाम उभर कर आए, और इस तरीके से हमने अभी तक दो ध्रुवीयता के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको कवर किया, दो ध्रुवीयता के अंत के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है। आगे हमें एक ध्रुवीय विश्व के बारे में बात करना है, मध्य पूर्व के जो अफगान संकट है उसके बारे में बात करनी है, और इसके साथ साथ हम लास्ट में अरब स्प्रिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी बच्चों से भी इसे शेयर करें, और क्योंकि 20 मार्च 2023 को आपके CBSE पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम से, तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और लगातार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप उनकी हेल्प लीजिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए, बार बार उनको देखिए, रिवीजन करिए, और ज़रूर आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने इस एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।